अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने इसराइल की तरफ से गजा में किए जाने वाले जंगी जराइम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एहतसाब की बात कर दी है और फौरी सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया है। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हमें इस वक्त ये यकीनी बनाना होगा कि हम मासूम लोगों के साथ हैं और मज़ीद जंगों के खिलाफ हैं। इसके अलावा कल मलाला यूसुफ़ज़ई ने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना इजलास में शिरकत की, जहां मलाला ने इस प्लेटफॉर्म पर 21वीं सालाना तकरीर की है और वो इस फोरम पर खिताब करने वाली अब तक की कम उम्र तरीन शख्सियत बन गई हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ने गुज़िश्ता रोज़ नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस सालाना तकरीर में अफ़गान ख़वातीन के साथ अफ़गान तालिबान के सलूक को तनक़ीद का निशाना बनाया है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जेंडर अपार्थाइड रिजीम यानी अफ़गान ख़वातीन के साथ सिनफी असबियत बरतने वाली हुकूमत करार दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में लड़की होने को ही गैर कानूनी बना दिया है। ना उन्हें स्कूल जाने की इजाज़त है, ना काम पर जाने की इजाज़त है और ना ही आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपनी इस तकरीर में आलमी लीडरान से मुतालबा किया है कि वो सिनफी असबियत को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दें और अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की मज़ाहमत करें। गज़ा में होने वाली जारियत और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मतलब ज़ाहिर है आपने जो 21वीं एनुअल नेल्सन मंडेला लेक्चर है वहाँ पर आपने ख़ुद खिताब किया, आपने दुनिया में जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उन पर बात की, गज़ा और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात की, मैं ख़ास तौर पर तफसील से आपने जो जिनसी असबियत है, जेंडर अपार्थाइड है अफ़गानिस्तान में, उस पर बात की है। पहले भी आप आवाज़ उठाती रही हैं, ख़वातीन की तालीम के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। तालिबान की जब से हुकूमत आई है तो ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान में बच्चियों को तालीम से महरूम किया जा रहा है, इस पर आप मुसलसल आवाज़ उठाती रही हैं। क्या एग्जैक्ट पैगाम है इस लेक्चर के ज़रिए आपका, हमारे नाज़रीन के सामने रखिएगा, दुनिया के सामने रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जब मुझे नेल्सन मंडेला लेक्चर पे बोलने का मौका मिला तो मेरे लिए ये बात बहुत ज़रूरी थी कि हम आजकल के जो अपार्टाइड है उसकी तरफ तवज्जो लाए और जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है ख़वातीन और लड़कियों के साथ, वो एक जेंडर अपार्टाइड है। अपार्टाइड एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जिसमें ख़वातीन और लड़कियों को ऑप्रेस किया जाता है, उनको कानून के ज़रिए अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जाता है और स्टेट जो पावर में होते हैं, जो जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रोटेक्ट करे, वही उनको इस तरह ऑप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये एक किस्म का अपार्टाइड है और मेरा पैगाम ये था कि जो यूनाइटेड नेशंस है और जो दुनिया के ममालिक है वो इसको कोडिफाई करे और जो अपार्टाइड का डेफिनेशन है उसमें जेंडर को भी वो डाल दे। तो ये कन्वर्सेशन आजकल जारी है और हम पुश कर रहे हैं लीडर्स को कि वो इस पर रिफ्लेक्ट करे। और जो अफगानिस्तान में हो रहा है जिसमें ख़वातीन ना अपने काम कर सकती है, ना तालीम हासिल कर सकती है, ना किसी डॉक्टर के पास जा सकती है, उनको हर एक चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है और अगर उनके पास कोई मेल कंपेनियन ना हो तो उनको इजाज़त ही नहीं मिलती। हाँ, मुझे पता है कि कुछ अक्सर हम कहते हैं कि ये कल्चरल इश्यूज़ है या रिलीजन को भी हम ले आते हैं, लेकिन जो इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि ये स्टेट लेवल लॉज है जो ख़वातीन को ऑप्रेस कर रहे हैं और इसमें ख़वातीन को उनकी बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है और तो इसलिए इसकी तरफ तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने लेक्चर में ये भी कहा कि जो दुनिया की हुकूमतें हैं वो दूसरी तरफ ना देखें। आपने हुकूमतों के साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ को भी मुखातिब किया और आपने कहा कि जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं तालिबान हुकूमत के साथ वो इसके बारे में सोचें, वो ऐसा ना करें, क्योंकि आपके ख्याल में ये सिनफी असबियत को कंडोन करने के मुतरादिफ होगा, उसे तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। मगर मसला ये है मलाला के अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद उनकी हुकूमत कायम हो गई है, वो अफ़गानिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं, तो फिर दुनिया की हुकूमतें क्या करें जब वहाँ पर एक हुकूमत मौजूद है तालिबान की? दुनिया में तमाम ममालिक के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ख़वातीन की हकूक़ और लड़कियों की तालीम को एक नॉन निगोशिएबल कंडीशन डालें अपने सारे डायलॉग्स में, सारे कन्वर्सेशंस में। वो इन हकूक़ को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा कंसर्न ये है कि वो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इन इश्यूज़ पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो तालिबान पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे कि वो ख़वातीन को काम
में अलाउ करे, या लड़कियों की तालीम को वो अलाउ करे, या ख़वातीन की मिनिस्ट्री हुआ करती थी, वो गवर्नमेंट जॉब्स पे थी, वो इन सारे प्रोफेशंस में थी, और वो सब कुछ उनसे छीना गया है। तो ये तो एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन है जो ख़वातीन उस तरह वहाँ पे फेस कर रही है। तो यहाँ पे ममालिक की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो रिलेशंस नॉर्मलाइज ना करे, और वो गर्ल्स एजुकेशन एंड वुमेन्स राइट को एक नॉन निगोशिएबल कंडीशन बनाए। जब से तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आई है तो हमें नज़र आया है कि अफगानिस्तान के अवाम और ज़्यादा मुआशी तौर पर सफ़र कर रहे हैं, उनकी मुआशी सूरत हाल और ख़राब हुई है। ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए, अब वहाँ पर उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो क्या दुनिया बाकायदा तौर पर अपने आप को तालिबान हुकूमत से डील करने के लिए खोले, साथ में ये शर्त रखे कि आपको ख़वातीन के साथ सलूक बेहतर करना है, सिनफी असबियत को ख़त्म करना है, अवाम को मौका देना है, उन्हें चॉइस देनी है, ख़वातीन को तालीम जारी रखने का हक़ भी देना है, ये करे दुनिया, या मुकम्मल तौर पर उनसे डील ही ना करे कि जब तक उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती? जो आपका सवाल है कि तालिबान पावर में रहे या ना रहे, मेरे ख्याल में ये तो आखिर में अफगान लोगों की उनका फैसला है। मैं तो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो जिस मुल्क में जो लोग रहते हैं वही वो फैसला करे कि कौन उनको रूल कर रहा है। लेकिन जो इस वक्त के हालात है, मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर बात हो रही है तो उसमें वो ख़वातीन और लड़कियों की हकूक़ को एक नॉन निगोशिएबल कंडीशन बनाए और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। मेरा कंसर्न ये है कि ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं और इन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो बिजनेसेस है वो भी शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए, फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए इंसानी हकूक़ को बिल्कुल साइड पे रख रहे हैं। तो इस वक्त इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और जब ख़वातीन जो आधी आबादी है अफगानिस्तान की, अगर उनकी हकूक़ हासिल ना हो और हम नॉर्मलाइज करें रिलेशनशिप्स, तो हम अफगानिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि उनकी आधी आबादी जो है उनको ऑप्रेस किया जा रहा है। और आपने अपने लेक्चर में ये भी कहा कि जब आपके सर पर गोली लगी तब जाके दुनिया आपके साथ खड़ी हुई, मगर जो जुल्म ख़वातीन के साथ अफ़गानिस्तान में हो रहा है तो क्या ऐसा हो कि दुनिया फाइनली उनके साथ जाकर खड़ी हो? आपने ये कहा। तो जो आपके साथ वाक़या हुआ उसके बाद से आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के साथ साथ आपने फ़ंड्स भी रेज़ किए, दुनिया ने आपके साथ ताउन भी किया, मगरिबी दुनिया ने आपके साथ ताउन किया, पूरी दुनिया में आपका ज़ाहिर एक स्टेचर है, दुनिया आपको इस हवाले से रिस्पेक्ट करती है। तो जब आप भी ये कह रही हैं कि ऐसा क्या हो कि दुनिया अफगानिस्तान की ख़वातीन के साथ खड़ी हो, कि जो इतने सारे जुल्म के बावजूद भी नहीं खड़ी हो रही है, तो ये जो मगरबी ममालिक हैं जो तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, आपके ख्याल में वो क्यों इस सारी सूरत हाल में दूसरी तरफ देख रहे हैं? मेरी कहानी दुनिया भर में लोगों ने सुनी और मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैं लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी कहानी कोई ख़ास कहानी बिल्कुल नहीं है। इस तरह बहुत ज़्यादा बच्चियाँ हैं जो अपने हक़ के लिए लड़ रही है, जो तालीम के लिए आवाज़ उठा रही है, और उनका हमने कभी नाम सुना ही नहीं है। तो जब वो मेरी कहानी सुनते हैं, उनको उन सारी बच्चियों का सोचना चाहिए जो अभी इसी वक्त तालीम से महरूम है, जो बच्चियाँ अफ़गानिस्तान में है, जो अपने स्कूल नहीं जा सकती, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। जो भी बच्ची या खातून अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है, उनको जो प्रोटेस्ट करती है बाहर, उनको मारा जाता है, उनको डिटेंशन में रखा जाता है, उनको फोर्सफुली मैरी भी किया जाता है, उनको मार पीट और यहाँ तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बुरे हालात हैं उनके लिए। तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक है उनको ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि आप ख़वातीन और बच्चों के साथ खड़े हो जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि लोग मेरी कहानी से कुछ सीखें और दूसरे बच्चों के बारे में सोचें और उनको भी सपोर्ट करें। मैं तो खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी भी गई, लेकिन अगर लोगों ने मुझे सपोर्ट ना किया होता या मैं उस इंसिडेंट में सर्वाइव ही ना करती तो ये सब कुछ आज ना हुआ होता। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मिलियंस ऑफ बच्चियाँ हैं दीगर ममालिक में, स्पेशली इस वक्त अफगानिस्तान में, कि उनको तालीम से महरूम ना किया जाए। वो उनका हक़ है, वो उनका इस्लामी हक़ है, वो उनका ह्यूमन राइट है, उनका इंटरनेशनल लॉ भी उनको वो हकूक़ देती है। तो कोई भी चीज़ उनको ये हक़ डिनाई नहीं कर सकता, और हर एक बच्ची वो तालीम हासिल करे, वो जॉब ले, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिए। और इस सब में ज़रा एक और नया मसला जन्म ले रहा है, और वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से है। पाकिस्तान से उन्हें वापस भेजा जा रहा है।
जो बहुत सारे दूसरे कंसर्न इस सारे के सारी सूरत हाल में पैदा हो रहे हैं, वहाँ एक कंसर्न ये भी है कि जो अफ़गान बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं, जो ख़वातीन हैं जिनको ज़ाहिर है यहाँ पर आज़ादियाँ भी हासिल हैं, उन्हें भी एक ऐसे मुल्क में भेजा जा रहा है जहाँ पर ख़वातीन पर सख्तियाँ हैं, उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है, बच्चियों को तालीम की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये बहुत ही मुश्किल वक्त है तमाम अफगान फैमिलीज के लिए कि उनको वापस फोर्सफुली भेजा जा रहा है अफगानिस्तान। और कुछ फैमिलीज ऐसी है जो 2021 में तालिबान के थ्रेट्स की वजह से पाकिस्तान में आई, और इनमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन एक्टिविस्ट भी शामिल है जिनकी फैमिलीज और जिनको ख़तरा है अगर वो वापस गई। इसके साथ साथ ऐसी फैमिलीज भी है जो पाकिस्तान में 20-30 सालों से रही है और उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चियां है जो स्कूलों में पढ़ रहे थे, और अब जब आप फैमिलीज को वापस फोर्स करते हो तो बच्चों को उसके साथ अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ रहा है। और मैं बहुत ही परेशान हूँ उन बच्चों के लिए कि वो कभी स्कूल नहीं देख पाएगी अगर वो उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजे। ये एक बहुत ही एक जालिमाना कदम उठाया गया है। ये हमारे इंसानी अक़दार, हमारे कल्चर, हमारे मजहब सब के ख़िलाफ़ है। हमारे दीन में भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि अगर कोई बंदा मुश्किल वक्त में है तो आप उनकी मदद करते हैं, आप अपने हमेशा दरवाज़ा खुले रखते हैं। हमने अंसार मदीना के बारे में पढ़ा है, हमें तो यही सिखाया गया है कि आप हमेशा अच्छा सलूक करें, और आप और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ भी है, उस पर यू हैव टू अबाइड बाय दैट एज वेल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पाकिस्तानी अथॉरिटीज से कि वो इस फैसले को वापस कर ले और तमाम अफगान जो रेफ्यूजीज हैं उनको सपोर्ट दे, और ये यकीनी बनाए कि वो जो ख़वातीन और लड़कियां हैं वो किसी ऐसे मुल्क में ना जाए जिनसे उनके तमाम हकूक वापस छीने जाए। एक और अलमिया मलाला वो गज़ा का है जहाँ पर तकरीबन 16,000 शहरी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 7,000 से ज़ायद बच्चे हैं, 5,000 ख़वातीन हैं। उसमें भी हमें नज़र आता है कि जो दुनिया की ताकतवर हुकूमतें हैं, जो ममालिक हैं, या तो वो दूसरी तरफ देख रहे हैं या फिर इसराइल को बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसराइल ये सारे के सारे मजालिम ढा रहा है या तो उनकी सपोर्ट से या फिर उनकी खामोशी से। आपका क्या पैगाम होगा इस हवाले से? तो मैं पिछले एक महीने से इस पर बात कर रही हूँ और मेरा यही एक पैगाम है कि इमीडिएट सीज़ फायर होनी चाहिए। जो अवाम है, जो मासूम लोग हैं, उनको टारगेट करना आप किसी भी हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इतने बच्चे मारे गए हैं, इतने बच्चे और फैमिलीज बेघर हो गई है, और मुझे तो बहुत ही परेशानी है इस बात से कि इतना वो प्रेशर नहीं आ रहा अभी तक कि वो इस फैसले से वापस हो जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करती हूँ तमाम लोगों से कि वो अपने कंट्री लीडर्स पर प्रेशर डालें कि वो UN और या दूसरी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ग्लोबल प्रेशर ले आए ताकि इमीडिएट सीज फायर हो और लॉन्ग टर्म में भी इस मसले का हल निकाला जाए। और मैं ख़ास तौर पर बच्चों का सोचती हूँ जब ऐसे हालात होते हैं, और बच्चे जो है उनका कोई कसूर नहीं होता, चाहे वो इजराइल के बच्चे हैं, चाहे वो गज़ा के बच्चे या फ़लस्तीन के बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। और आप बच्चों को कभी नहीं टारगेट कर सकते, आप मासूम लोगों को कभी नहीं टारगेट कर सकते। ये वॉर क्राइम में काउंट होता है, ये वायलेशन है सारे इंटरनेशनल लॉ के, और जो भी इन लॉज और कवानीन को वायलेट करता है आपको उनको अकाउंटेबल ठहराना होता है। तो अकाउंटेबिलिटी इसमें ज़रूरी है, और चाहे वो जो भी मुल्क हो, दुनिया का जो भी मुल्क हो, अगर वो कोई भी इन वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनसे सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। और आप दुनिया की हुकूमतों से ये मुतालबा कर रही हैं कि जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उनकी पासदारी कराई जाए, बच्चों को, औरतों को, शहरियों को महफूज रखा जाए, और ये जो जंग है इसमें सीज़ फायर किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, और हम सब अमन के तलबगार हैं, चाहे वो गज़ा में हो, वेस्ट बैंक में हो, फ़लस्तीन में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो सूडान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। अमन बहुत ज़रूरी है, बराबरी बहुत ज़रूरी है, और हमें इस पे काम करना चाहिए। ये चीज़ें खुद नहीं आती, हम लोग इसको ही यकीनी बना सकते हैं। तो मैं लीडर से, लोगों से सबसे मुतालबा करती हूँ कि हमें मोहब्बत
और टॉलरेंस और बर्दाश्त और इस किस्म की वैल्यूज़ पे काम करना चाहिए और यकीनी बनाना चाहिए कि हम एक ऐसे माशरे में रहें जिसमें सब लोग के बराबर के हकूक़ हो और किसी से भी उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़ ना छीने जाए, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं या जो अफ़गानिस्तान के बच्चे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका पैगाम आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद तफसीलन जिक्र होगा एक बहुत आम खबर का। एक ब्रेक के बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के केसेस से मुताल्लिक आइंदा आने वाले चंद दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस के बाद अब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी अडियाला जेल में ही होगी, जिसकी वजह इमरान खान की पेशी के दौरान सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक इदारों की रिपोर्ट्स को करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान के साथ साथ फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का मजीद ट्रायल 13 दिसंबर से अडियाला जेल में ही होगा और इसी तारीख को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए 8 दिसंबर को मुकर्रर कर दी हैं। इसके अलावा आज ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 8 मुल्जिमान के खिलाफ जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई और फिर बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। साथ ही इमरान खान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर मजीद समाअत भी 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन अदालत ने बाकी गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आज इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना स्कैंडल के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम पेशरफ्त हुई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने से मुताल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त पर 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के वकील से दलाइल तलब कर लिए हैं और कहा है कि 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल ना दिए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर देंगे। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही ट्रायल कोर्ट की तरफ से इमरान खान को दी गई सज़ा मुअत्तल की हुई है, मगर ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार है, जिसकी वजह से इमरान खान की नाअहली भी बरकरार है। लेकिन इमरान खान के वकील ने गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करने की सदा कर दी थी ताकि इमरान खान की नाअहली भी मुअत्तल हो सके। अब इस मामले पर 11 दिसंबर को दलाइल होंगे। इसके अलावा तोशा खाना स्कैंडल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक केस में इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला है, जो तोशा खाना केस की असल बुनियाद है। यानी वो केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 21 अक्टूबर 2022 को कौमी असम्बली की नशिस्त से डिसीट कर दिया था और उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई यानी फौजदारी मुकदमा दायर करने का कहा था, मगर इस फैसले को इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद कानूनी पेचीदगियां सामने आई थी। इमरान खान चाहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट ही उनकी अपील पर समाअत जारी रखे, इसलिए उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की सजा कर दी गई, जिसे आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दिया है। यानी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत जारी रखेगी। लेकिन अहम बात यह है कि इमरान खान ने रवा साल 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर तकरीबन 8 महीने बाद 13 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया था, जिसे अब तकरीबन 3 महीने बाद सुनाया गया है। यानी मजमूई तौर पर 11 महीने बाद इस केस का फैसला सामने आया है। दूसरी जानिब आज बुशरा बीबी ने अपने वकील लतीफ़ खोसा के साथ ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने और उसे लीक करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उनकी दरख्वास्त के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया हैं। इमरान खान को मनफी सियासी कैंपेन के नतीजे में जेल में रखा गया है ताकि उनकी अवामी मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जा सके। दरख्वास्त गुजार यानी बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी की हैसियत से उनके खिलाफ और ख़ुद अपने खिलाफ रजिस्टर होने वाले गलत केसेस की पैरवी कर रही हैं। इस सूरत हाल की वजह से बुशरा बीबी अपने वकला को भी अप्रोच कर रही हैं और उनके साथ केसेस के मुख्तलिफ एंगल्स और पॉइंट्स को इस एतमाद के साथ डिस्कस करती हैं कि वो एक आज़ाद मुल्क में रहती हैं जहाँ किसी भी सूरत में उनके प्राइवेसी के हक को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। मगर वो उस वक्त हैरान रह गई कि जब कुछ नामालूम अफराद की तरफ से उनकी और उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुताल्लिक एक ऑडियो लीक रिलीज़ की गई और उसे इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया कि बुशरा बीबी को बदनाम और हिरासा किया जा सके और उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया जा सके, जो कि आइन के आर्टिकल 35 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 31 अक्टूबर 2023 के एक ऑर्डर का हवाला देकर लिखा गया है कि सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन पीटीए कह चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से किसी भी एजेंसी को खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त के मुताबिक एक वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से पूरा कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, जो कि इस केस में किया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत मुतल्लिका इदारों, एजेंसियों और ऑफिशियल्स को बुशरा बीबी की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक करने से रोके और साथ ही अदालत मुतल्लिका इदारों को हिदायत दे कि बुशरा बीबी पर नज़र रखने के लिए जो आलात और डिवाइसेस नस्ब किए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएं उन पर कानून के मुताबिक मुकदमात चलाए जाएं।
मुशर्रफ ने यह दरख्वास्त सरदार लतीफ़ खोसा और 3 दीगर वकला के तवस्सुस से दायर की है। एक तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मुलाकातें और जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। नून लीग सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात कर रही है और नून लीग के कायद नवाज शरीफ खुद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजा हुसैन के घर गए और 15 साल बाद उनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट कर दी गई है, जबकि चौधरी शाफे हुसैन के लिए पंजाब असम्बली की नशिस्त पर एडजस्टमेंट हो गई है। इसके अलावा सिंध में नून लीग ने MQM से इत्तेहाद कर लिया है, जबकि परसों नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद खबरें सामने आई कि नून लीग और JUI के दरमियान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ है, जबकि नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपील पर कल अहम समाअत होनी है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले चुका है। इसलिए कल की समाअत काफ़ी अहम हो गई है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया मैं शुभ ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, 2018 के इंतखाबात से पहले मुतादिद प्रोग्राम्स याद है मुझे कि जब आप ये बताते थे कि क्या क्या नून लीग के हाथ से निकल रहा है। फिर एक वक्त आया कि आपने बताया कि पार्टीज़ ओवर, अब तो मरकज़ में नून की हुकूमत नहीं बनेगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, बट पंजाब में चांस है। फिर एक वक्त आया आपने बताया कि पंजाब में भी मुमकिन नज़र नहीं आता, पंजाब भी तहरीक इंसाफ ही के हाथ जाएगा। और फिर हमने देखा इलेक्शन में वो सारे के सारे मामलात हुए। अब जो नून लीग के लिए तासुर है कि नून लीग के लिए भी वैसा ही हो रहा है और उनकी हुकूमत आने वाली है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या ऐसा है नहीं, ग्राउंड सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं नून लीग के लिए? देखिए जी, आम तौर पर ये लग रहा है कि इस वक्त हम जिस भी हलके का पता करते हैं, मसलन मैं आपको बताता हूं कि हमने इस्लामाबाद के हलका जो है रावलपिंडी का शेख रशीद वर्सेस हनीफ अब्बासी, तो हम चाह रहे थे कि उसकी कवरेज करें, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब तो क्लियर हैं कि वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का अभी तय नहीं हुआ कि वो खड़े होंगे या नहीं। तो इसी तरह तकरीबन हर हलके में है कि नून का कैंडिडेट तो वाज़े है, वो कैंपेन भी कर रहा है, लेकिन PTI का कोई कैंडिडेट कौन होगा ये अभी तक वाज़े नहीं है। चुनाचे इस वजह से ना इलेक्शन कैंपेन चल रही है ना, तो इस सूरत हाल में जाहिर है 90% तो चांस ये है, जो खासकर जहाँ पे धड़े चलते हैं रूरल एरिया में, वहां पे तो वॉक ओवर मिल जाएगा नून लीग को, और अगर दवाई ज्यादा डल गई तो शायद वो मेजॉरिटी भी ले जाए। लेकिन एक 10%, 100 में से 10% एक चांस है जिसका खतरा महसूस किया जा रहा है, और वो खतरा ये है कि शहरी इलाकों में अगर PTI का जो वोट बैंक है, जो सोया हुआ है, जो हरासा है, जो खौफजदा है, वो अगर इलेक्शन वाले दिन निकल आया तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये वो खदशात हैं जिनका हम मुख्तलिफ फोरम्स पे इजहार सुनते हैं। और दूसरा ये है कि जो नून लीग की 16 महीने की हुकूमत थी, उसने काफ़ी लोगों के जो वोट बैंक था उसके ख्वाब बखेरे हुए हैं। जो पहले नून लीग के बारे में ये था कि ये इनके पास मुआशी मसाइल का हल है, वो 16 महीने की हुकूमत ने काफी वो ख्वाब मुंतशिर किए हैं। अब हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ दोबारा से वो मुआशी इमारत, वो मुआशी ख्वाब खड़ा करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो ओवर द ईयर नून जो है वो कमजोर हुई है, और दूसरा ये है कि इस वक्त अनटैप्ड PTI जो है वो खड़ी है। जो सबसे लास्ट इलेक्शन हुआ था, जो 16 बाय इलेक्शन हुए थे, उसमें जाहिर है PTI ने हर जगह नून को हराया था, लेकिन अब उसके बाद काफी तब्दीली आई, लोग PTI छोड़ गए, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो छोड़ रहे हैं। आगे भी ऐसा ही लगता है कि किसी को लड़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या PTI का वोट बैंक कम हुआ है? बज़ाहिर इसकी कोई हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा कि वो वोट बैंक कम हुआ है। हाँ, ये हुआ है, वो खौफजदा है, वो हरासा है, एलियनेटेड है, डिसअपॉइंटेड है, और आम तौर पर इस तरह का जो वोटर है वो फिर उस दिन इलेक्शन वाले दिन नहीं आता। इसलिए 90% तो चांस यही है कि जो नून है उसको वॉक ओवर मिल सकता है इस इलेक्शन में, लेकिन वो अगेन वही जो 10% चांस है उसकी वजह से बहुत से लोग खौफजदा भी हैं। और भाई साहब, आप एक बात कही थी आपने कि इमरान खान साहब को कोशिश करनी चाहिए CBMs करें, क्योंकि मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट ये जो 10% वाला मामला है, आप ख्याल में अगर कबूलियत का फैक्टर ना भी हो तो ये 10% एक ऐसा
फैक्टर है जो कि वापस पीटीआई को इक़्तिदार में लेकर आ सकता है, नून लीग के लिए चैलेंज बन सकता है? या आपके ख्याल में अगर ये 10% का खतरा ज़्यादा बड़ा नजर आया तो इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा? कबूलियत इतनी ही आम है पाकिस्तान के निज़ाम में। जी, ये बदकिस्मती से कबूलियत बहुत अहम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फर्ज करें दो ऑप्शंस चल रहे हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि बहुत बड़ा चंक जो है वो ऐसे आज़ाद कैंडिडेट्स का आ जाए या पीटीआई के वोट लेके जो है वो लोग आ जाएं और उनका बाद में एक ऐसा ग्रुप बन जाए जो पीटीआई का बागी हो, जैसे पैट्रियट था, जैसे काफ लीग बनी थी नून लीग का बागी ग्रुप। तो एक तो ये ऑप्शन चल रही है, ये थ्योरी चल रही है कि वो 40-50 ऐसे आ जाएंगे। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि ऐसे वीक कैंडिडेट आएंगे, इतने वीक कैंडिडेट आएंगे कि लोगों को पता होगा कि ये जीत ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं वही ये कह रहा हूं कि ये एक खदशा मौजूद है कि खंबे को भी वोट मिल जाए। ये भी खदशा मौजूद है क्योंकि ये अनटैप्ड है। आजकल व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपस में लोग कम्युनिकेशन के लिए ऐसे जराए इस्तेमाल करते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो वो जो 10% चांस है वो अभी एलिमिनेट वोट व इलेक्शन डे पे तो नहीं हो सका। हाँ, इलेक्शन डे के बाद हमारे यहाँ मैनेजमेंट जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। हमने देखा पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन पैट्रियट बनने से जो है वो जमाली साहब जो है वो बन गए थे। इससे पहले हमने देखा कि काफ लीग बन गई थी। तो ये हमारे यहाँ ये कोई मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन के बाद की मैनेजमेंट। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद इसको पसंद नहीं किया जा रहा। कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन वाले दिन ही जो है वो एक मेजॉरिटी कैंडिडेट जो है वो नून के जीते। तो बड़ाई साहब, तो जो इमरान खान साहब का एक अग्रेसिव पॉस्चर रहा, अभी वो पिछले दिनों जब उन्होंने रिपोर्टर से बात की तो उस वक्त भी उनका यही रवैया था, फिर आप समझते हैं कि कम से कम उनकी मकबूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्ट्रेटजी सही ही साबित हुई है? क्योंकि जो नया सेटअप आया उससे उनकी बननी वैसे भी नहीं थी, उनके मामला तय नहीं पाने थे, तो वो जिस स्ट्रेटजी के तहत चले वही ठीक स्ट्रेटजी थी जिसमें उनकी ज़ाहिर है वो भुगत रहे हैं, उनके कारकुन रहनुमा वो भी भुगत रहे हैं, मगर इसके बावजूद पार्टी पॉपुलर है। तो क्या दुरुस्त स्ट्रेटजी साबित हुई या वो कोई रास्ता निकाल सकते थे? नहीं, देखें, प्रॉब्लम यह है ना कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कई दफ़ा इक़्तिदार से निकली, फिर आ गई, नवाज शरीफ भी निकले फिर आ गए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ये जब लड़ भी रहे होते थे तो एक खिड़की खुली रखते थे और अपने मुसालत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से वो करते रहते थे और कोई ना कोई तरीका करके दोबारा आ जाते थे। इमरान खान साहब ने जो अपने मुसालती लोग हैं, मसलन शाह महमूद कुरैशी हैं या परवेज इलाही हैं, वो इनको चाहिए था कि इनको आगे करते, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते या कोई ना कोई राजो न्याज करते और कोई एक दरमियानी रास्ता जो है वो निकाल लेते। तो देखो, प्रॉब्लम यह है कि या तो आपके पास इतने स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी हो कि आप मुज़ाहमत कर सकें, आप लड़ सकें। वो तो हमने देख लिया 9 मई में भी जो है कितने हजार लोग निकले और वो लड़ नहीं सकते आप फौज से कभी भी। किसी मुल्क की सियासी जमात जो है वो लड़ के जीत नहीं सकती। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी लड़ के देखा, लेकिन भुट्टो को फांसी हो गई, कुछ नहीं कर सके। हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने भी लड़ के देख लिया, बेनज़ीर भुट्टो ने भी लड़ के देख लिया, इमरान खान ने भी लड़ के देख लिया। तो जब लड़ाई में आप कामयाब नहीं हो सकते तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? तो दूसरा यही है कि रास्ता निकाले, कोई मुसालियत का तरीका, कोई ऐसा तरीका। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तो आखिर मुल्क में काम करना है। आप जो जब उस मुल्क जब रियासती अदारों के साथ लड़ाई हो जाएगी तो मुल्क कैसे काम करेगा? तो इसलिए ये वाइजर पॉलिटिशियन थे जिन्होंने ये काम किया और खान साहब को भी चाहिए कि अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसके साथ साथ उनका तो खैर देखें, उनका तो एक नजरिया ही डिफरेंट है। वो तो अब भी ये कहते हैं कि मैं फौज के साथ मिलकर हुकूमत करूंगा, तो बाकियों का तो नजरिया डिफरेंट था कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहते थे। तो फिर उनके लिए तो ये दूर नहीं होना चाहिए, किसी से जाती लड़ाई, किसी अदारे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं तो उन्हें जाके भी 2-3 दफा दोस्तों के साथ, शामी साहब के साथ, इम्तियाज आलम के साथ, एंकर्स जो है हमारे, उनके साथ मिलके ये कहता रहा कि मुसालियत का कोई रास्ता निकालें। इतनी बड़ी सियासी पार्टी है, इतनी बड़ी सपोर्ट है, इसको जाया नहीं होना चाहिए और इलेक्शन में इसको मौका मिलना चाहिए। वगरना
जाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलती अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मामला तय ना हो। पहले भी हमने देखा नून को नहीं मिला लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में, पीपल्स पार्टी को कई सालों तक नहीं मिला, तो इसलिए हमेशा फिर रास्ता निकालना पड़ता है। मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि देखिए बेनजीर भुट्टो 1988 में लड़के आई इलेक्शन में, लेकिन फिर उन्हें मसालियत करनी पड़ी जनरल असलम बेग के साथ तय करके 3 अहम वजारतें, वजारत दिफा, वजारत खारजा और एक और वजारत जो थी वो बड़ी अहम, ये देनी पड़ी। तो ये नवाज शरीफ जब आए पहली दफा 1990 में 5 वजीर इन्हें सदर इसहाक खान को और एस्टेब्लिशमेंट को देने पड़े। तो पाकिस्तान में तो यही रास्ता है, या फिर इतनी बड़ी अवामी मुजामत। मगर वैसे फिर वो फरवरी तक वो रास्ता निकाल सकते हैं इमरान खान साहब, या उसका वक्त नहीं है और वो एक मज़ाहमत ही क्रिएट कर सकते हैं जिसका एक चांस है, जिसका आप कह रहे हैं 10% का? जी ये सही है, अभी तो वो मज़ाहमत पे चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन्हें अच्छा जो सियासतदान है वो मज़ाहमत भी करता है और साथ साथ मसालत का रास्ता भी निकालता है। तो ये दोनों हथकंडे जो हैं ये सियासत का हिस्सा हैं और यही एक कामयाब सियासतदान जो है इसी से इक़्तिदार हासिल करता है कि वो मज़ाहमत भी कर रहा होता है और मसालियत के भी रास्ते खुले रखता है। खान साहब को यही करना चाहिए, मज़ाहमत करें बिल्कुल, लेकिन साथ साथ कोई रास्ता भी निकालना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी जो है वो किस तरह से उस पार्टी को ज़ाया करना ना रियासत के लिए ठीक है, ना खान साहब के लिए ठीक है, ना पाकिस्तान के अवाम के लिए ये ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़े साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई के हवाले से आज अहम पेशरफ सामने आई है। पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलग होने का मुतालबा किया था और आज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर जस्टिस एजाजुल एहसन को काउंसिल से अलग करने की सदा कर दी है, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाली कमेटी को दूसरा खत लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की सदा दोहराई है। मियाँ दाऊद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम अपने खत में लिखा है कि एक इल्ज़ाम जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो उनके और आबिद ज़ुबैरी, चौधरी, परवेज़ इलाही और जहांगीर जोजा के दरमियान होने वाली ऑडियो गुफ्तगू से मुताल्लिक है। ऑडियो गुफ्तगू में से एक खास तौर पर साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक है, बल्कि ऑडियो में इसका बाकायदा हवाला दिया गया है। इस केस की समाअत एक बेंच ने की जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं जिसने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। हालांकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करने के खिलाफ वोट दिया था। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें इस्तदा की गई है कि जस्टिस एजाजुल एहसन खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद कार्रवाई से अलग रखें, क्योंकि वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ उस बेंच के रुकन थे और उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में दिए गए अहकामात पर दस्तखत किए थे। ये दरख्वास्त इस अदालत की फौरी तवज्जो की मुस्तहिक है, क्योंकि ये कुदरती इंसाफ के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बरकरार रखने, इंसाफ की फराहमी और अदलिया की आज़ादी के साथ साथ अदलिया की अंदरूनी और बैरूनी आज़ादी के इजहार से भी मुताल्लिक है। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सवाल उठाया है कि क्या जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत आइन के आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी है। मियाँ दाऊद ने मज़ीद लिखा है कि इस उसूल में कोई इबाहम नहीं हो सकता कि एक गैर जानिबदार जज मुनसिफाना ट्रायल और कानून की मुनासिब अमलदारी के लिए बुनियादी ज़रूरत है। वो इमारत, बुनियादें और तयशुदा उसूल जिन पर एक महज़्ज़ब कानूनी निज़ाम परवान चढ़ता है, इसका तकाजा भी यही है कि एक जज ना सिर्फ गैर जानिबदार हो बल्कि ऐसा ज़ाहिर भी हो। इंसाफ का एक मुनसिफाना निज़ाम एक गैर जानिबदार जज के वजूद का मुतालबा करता है और इसे बरकरार रखता है। ये एक उसूल है कि कोई भी शख्स अपने मुकदमे में खुद जज नहीं बन सकता। इस बात का यादा किया जाता है और पुरजोर अंदाज में सदा की जाती है कि फितरी इंसाफ के उसूलों में से एक ये है कि फैसला करने वाला गैर जानिबदार हो। इसका मतलब ये होगा कि उसे ना तो किसी फरीक के खिलाफ तासुब बरतना चाहिए और ना ही इनमें से किसी की तरफ माइल होना चाहिए। इसी तनाजुर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने होने वाली कार्रवाई में जस्टिस एजाजुल एहसन की शिरकत गैर जानिबदारी के इजहार के हवाले से अहम खदशात को जन्म देती है और उनमें इजाफा करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी स्कीम के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के एहतसाब को यकीनी बनाने का इख्तियार रखती है। अखलाकियात और तर्ज अमल के आला तरीन मयारों के साथ
बेदाग मालियाती रिकॉर्ड वाले जजों का होना इंसाफ तक रसाई के लिए नागुज़ीर है, जैसा कि आइन के आर्टिकल 9 के तहत जमानत दी गई है। अदालती एहतसाब का वाहिद इदारा होने के नाते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई के दौरान उसके किसी भी रुकन को तासुब, मफादात के तसादुम और किसी भी शक और शुबे से बालातर होना चाहिए। गैर जानिबदारी का उसूल हमारे निज़ाम अदल में बुनियादी हैसियत रखता है और अदालती निज़ाम की इंसाफ पसंदी और सालमियत को यकीनी बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। गैर जानिबदारी के लिए जजों को खुले जहन के साथ ज़ाती मफाद, बैरूनी असरात और मफादात के तसादुम से दूर होकर मुकदमात सुनने की ज़रूरत होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तनाजुर में गैर जानिबदारी का किरदार और भी नाजुक हो जाता है। अदालती एहतसाब को यकीनी बनाने की वाहिद अथॉरिटी के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की हामिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को गैर जानिबदारी के आला तरीन मयारात पर परखा जाता है, जिसके तहत मुकदमात का तज्जिया और फैसला करते वक्त ज़ाती वाबस्तगियों, अकायद, सियासी नज़रियात और बैरूनी दबाव के हल्के से तासुर को भी दूर करने की ज़रूरत होती है। इंसाफ की फराहमी, अदालती जवाबदेही और गैर जानिबदारी के उसूल को बरकरार रखने के लिए जजिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के तौर पर मफादात के ऐसे टकराव की निशानदही करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए जो उनकी मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना फैसला देने की सलाहियत पर समझौता कर सके। जब इस तरह के तनाज़ात पैदा होते हैं या जजों की तवज्जो में लाए जाते हैं तो ये उन पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उस मुकदमे से ख़ुद को अलग कर लें और इस तरह अदालत की सालमियत और गैर जानिबदारी बरकरार रहे। ऐसा करके वो इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखने और अदलिया पर अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए अपने अज़म का इजहार करते हैं। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की है दरख्वास्त को फौरी कबूल किया जाए और ये अदालत ये ऐलान करे कि जस्टिस एजाजुल अहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत आइन के आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी है और अगला सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल अहसन की जगह जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की शिकायत का फैसला करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन बन सकता है। इसके अलावा हक़ाइक़ और हालात के तहत और ऊपर दी गई गुजारिशात के पेश नज़र कोई दूसरा हुक्म जिसे यह अदालत मुनासिब समझे मंजूर किया जाए। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने भी आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने वाली कमेटी को दूसरा ख़त लिख कर अपनी दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी है। जैसे मज़ाहिर अली नकवी ने अपने ख़त में लिखा है कि ये मेरी तरफ से लिखे गए पहले ख़त का तसलसल है जिसमें आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मेरी तरफ से दायर की गई 2 आइनी दरख्वास्तों को मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। ताहम यह हैरानकुन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तयशुदा वक्त गुजर जाने के बावजूद किसी भी दरख्वास्त को ना तो नंबर दिया गया है और ना ही अदालत के सामने मुकर्रर करने के अमल में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 7 के तहत आपको 14 दिन के अंदर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने बिलतरतीब 20 और 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अपने खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज करने वाली 2 आइनी दरख्वास्तें दायर की हैं। उबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें भी दाखिल की गई हैं। इन दरख्वास्तों और उबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्तें दायर किए जाने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी आइनी पटिशंस संगीन तौर पर मुतासिर हो रही हैं। बदनीयती पर मबनी खुले और फजूल इल्ज़ामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हुकूक पामाल हुए हैं। मेरी आइनी दरख्वास्तों और उबूरी रिलीफ की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने में मज़ीद ताख़ीर मेरे खिलाफ शदीद तासुब का बाइस बनेगी और अगर कार्रवाई की बुनियाद पर कोई हुक्म जारी किया जाता है तो इससे आइनी पटिशंस में शामिल मेरी गुजारिशात मुतासिर हो सकती हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आइनी पटिशंस और मेरी तरफ से दायर की गई उबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें बराह करम इस अदालत के बेंच के सामने मुकर्रर की जाएँ, सिवाय उन जजों के जो कोई भी खुद अपने मुकदमे में जज नहीं बन सकता कि उसूलों के पेश नज़र खुद को अलग कर सकते हैं। यानी जैसे मज़ाहिर अली नकवी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से अलहदगी का मुतालबा कर रहे हैं और उनके खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट जस्टिस एजाजुल अहसन से यही मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को एक और ख़त लिखा है जिसके मुताबिक 28 अक्टूबर को एक शो कॉज नोटिस मुझे मिला और 24 नवंबर का नज़रसानी शुदा शो कॉज नोटिस 25 नवंबर को मुझे मौसूल हुआ था। उनका जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया था। 2 नवंबर, 8 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर और 30 नवंबर के खतूत में मैंने पहले ही दरख्वास्त की है कि मतलूबा रिकॉर्ड की फराहमी के बगैर मैं इस पोजीशन में नहीं होऊंगा कि जवाब तैयार करूं जो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर दाखिल किया जाए। मुझे अपना जवाब दाखिल करने के लिए दरकार दस्तावेज़ात ये हैं और फिर आगे दस्तावेज़ात की तफसीलात बताते हुए जिसे मज़ाहिर अली नकवी ने लिखा है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ख़त जिसमें मेरे खिलाफ शिकायत का मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा गया था। उन शिकायत को तकरीबन 4 माह तक रखने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो राय दी उसकी कॉपी
उसके अलावा उस कार्रवाई की कॉपी जिसके दौरान 28 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, उस कार्रवाई और हुक्म की कॉपी जिसके तहत शिकायत कुनुंदगान को और रिकॉर्ड को आइन के आर्टिकल 210 के तहत तलब किया गया था, उस कार्रवाई की कॉपी और वो प्रोविजन जिसके तहत शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद मुझको जाती समात का हक दिया गया था, उस हुक्म की कॉपी और कानून की शिक जिसके तहत शिकायत कुनुंदगान को तलब किया गया था और उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और उन इल्जामात को दोहराया गया था जो रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि मुझे खामोश रहने को कहा गया था। इस तरह खुद काउंसिल ने जाती समात के लिए पेश होने के नोटिस की खिलाफवर्जी की। जैसे मसाइल नकवी ने मजीद लिखा है कि यह बात काबिल जिक्र है कि 10 नवंबर को इब्तिदाई जवाब दाखिल करते हुए और 22 नवंबर और 30 नवंबर के खतूत के मुताबिक मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अराकीन की अलहदगी और कानून की रूह के मुताबिक जायज़ कानूनी बुनियादों पर काउंसिल की तश्कील 9 के हवाले से कुछ एतराज़ात उठाए थे, लेकिन उन एतराज़ात को अभी तक ज़ेर गौर नहीं लाया गया और फैसला नहीं किया गया। मैंने 2 आइनी पटिशन्स दायर की हैं जिनमें 28 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस और 24 नवंबर को नज़रसानी शुदा शो कॉज नोटिस के इजरा पर सवाल उठाया गया है। ताहम इस खत के दायर होने तक इन आइनी पटिशनों को मुकर्रर करने से मुताल्लिक कोई अमल शुरू नहीं किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का यह मुस्तकिल रिवाज रहा है कि जब भी कोई आइनी पटिशन दायर की जाती है जिसमें काउंसिल के सामने कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान होता है, तो काउंसिल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के तौर पर अपनी कार्रवाई रोक देती है। इन तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मतलूबा दस्तावेज़ात मुझे फराहम किए जाएँ ताकि मुझे नज़रसानी शुदा शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार करने का मौका मिल सके। इसके अलावा काउंसिल के मुसलसल तर्ज अमल को देखते हुए इसकी मजीद कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला होने तक रोकने का हुक्म दिया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।